हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हर्षित शाह केमिस्ट्री एक्सपर्ट आपका वापस से स्वागत करते हैं इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे और अल्फा सीरीज में। अल्फा सीरीज 2 साल का 11th और 12th का केमिस्ट्री का जेई मेंस का कंटेंट आप तक पहुंचता रहेगा ट्यूसडे और फ्राइडे रात को 8:08 पे। राइट, ट्यूसडे और फ्राइडे रात को 8:08 पे आप आ जाइए और हम लोग 1 आवर साथ में रहेंगे और जेई मेंस के कंटेंट को डिस्कस करेंगे। थियरी से बेस से लेके हम लोग एमसीक्यू के टॉप तक पहुंचेंगे। क्लियर है, बहुत मजा आने वाला है। 2 साल का ये पूरा का पूरा फ्री कंटेंट हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। आज इसी में हम लोग ऐड कर रहे हैं एक नया चैप्टर। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बेस से लेके डिटेल तक जेईई मेंस के पूरे कंटेंट को हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो एटम की बात हमने ऑलरेडी बहुत बार की है और बहुत सारे जो क्या कहते हैं कि इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनका मानना था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। किसी भी एक एंटिटी को आप जब तोड़ते जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको एक कंपोनेंट मिलेगा और वो कंपोनेंट होने वाला है एटम। उसको उन्होंने नाम दिया था एटम, या अब हम इसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं, क्या होता है आप जानते ही शायद। एटोमियो मतलब के अनकटेबल, अनडिवाइडेबल। अब तो इसका नाम चेंज करके टॉम कर देना चाहिए। यस और नो, क्लियर है। एटम अनकटेबल, अनडिवाइडेबल होता है, लेकिन अब तो हमें पता है कि एटम डिवाइड हो सकता है। यहां पे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स की तो बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे जॉन डाल्टन। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 है ना, सीखा आपने लॉस के साथ। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या कहता है, वो कुछ रूल्स देता है एटम के लिए कि एक एटम जो होता है एलिमेंट का, क्लियर है, उसके सारे के सारे प्रॉपर्टी सेम होते। एक एटम दूसरे एटम के साथ सिमिलर होगा। किसी एक एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टी होगा जो कि होगा एटॉमिक मास, और वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्लियर है। एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से अलग होते हैं और दो एलिमेंट अलग अलग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे विथ अ पर्टिकुलर रेशियो, और उस रेशियो को हम कहते हैं, अभी आगे जाके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्लियर है। 1:2, 1:1, 2:3, छोटे छोटे फॉर्मेट में वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है एटम से छोटा पार्टिकल। मतलब एटम जो है वो अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर एटम से भी छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स अवेलेबल है। एटम के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पार्टिकल जो होगा एटम के अंदर, उन्हें हम कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है वो पार्टिकल जब एटम दिखाई देगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। कमेंट में लिखो, पॉज करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटम के अंदर आपको इसमें से कोई एटम जिसके अंदर कोई एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। यस आंसर है क्या? यस आंसर है आपका हाइड्रोजन और उसका प्रोटियम आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। यहां पे फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या है? ऐसे पार्टिकल जो एटम में हमेशा देखने को मिलेंगे। दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। व्हाट आर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स? वो एटम में देखने को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, इट डिपेंड्स। क्लियर है। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 तरह के पार्टिकल्स के अंदर। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो हमें बार बार लगातार देखने को मिलते हैं, बराबर है, वैसे पार्टिकल स्टेबल नॉन फंडामेंटल कहे जाएंगे। और जो अनस्टेबल है, क्या है? अनस्टेबल है, ऐसे पार्टिकल
जो कि मतलब तुरंत गायब हो जाएंगे। क्लियर है? स्टेबल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल एंड अनस्टेबल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? तो स्टेबल में हम नाम लेते हैं किसका? हम नाम देते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन, एंटीप्रोटॉन, फोटॉन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पार्टिकल्स जो होंगे वो इसके अंदर आएंगे, स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। और हम लोग बात करेंगे अगर हमारे पास है अनस्टेबल, तो अनस्टेबल में कौन से पार्टिकल्स होंगे? अनस्टेबल में पार्टिकल्स होंगे आपके पास पाई मैसॉन, जीटा मैसॉन, टाउ मैसॉन, कप्पा मैसॉन। मैसॉन मतलब अनस्टेबल पार्टिकल, आप समझ ही गए होंगे। पाई, जीटा, टाउ, कप्पा, चाई, मैसॉन। क्लियर है? ये सब क्या होने वाला है? ये सब है अनस्टेबल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। पाई, जीटा, टाउ, कप्पा, चाय क्या है? पाई, जीटा, टाउ, कप्पा, चाय क्या है? पाई, जीटा, टाउ, कप्पा, चाय, मैसॉन। ये होने वाले हैं आपके नॉन फंडामेंटल। अनस्टेबल और स्टेबल नॉन फंडामेंटल होने वाले हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन, फोटॉन, एंटीप्रोटॉन। क्लियर है? ओके, सो दीज आर गोइंग टू बी द स्टेबल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल एंड दीज आर अनस्टेबल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर है? ओके, कोई एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, पूरा कहानी को समझा देता हूं। सिंपल है, x, यहां पे z, यहां पे a। ओके, जो भी एटम को, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे ये x मतलब के एटम का सिंबल है और z एटॉमिक नंबर है। z क्या है? एटॉमिक नंबर। ऊपर a क्या है? a है एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिख रहे हैं सोडियम 1123, ओके, सो इसका मतलब क्या है? ये जो 11 आपको दिख रहा है वो एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर 23 आपको दिख रहा है उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। ये 11 नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है और 23 क्या है? एटॉमिक मास है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है रिलेशन? आइए उसको डिस्कस करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है इसके अंदर, उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। क्लियर है? ओके, सो यहां पे ये जो 11 दिख रहा है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पे कितने हैं? 11 है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल, क्योंकि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम एटम की, सोडियम के किसी आयन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सोडियम के एटम को डिस्कस कर रहे हैं। और न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होगा वो होता है आपका a माइनस जेड, a माइनस जेड। a एटॉमिक मास है विच इज 23 इन दिस केस, माइनस यहां पे हमने किया 11, सो ये होने वाला है क्या? ये होने वाला है 12 न्यूट्रॉन्स इनटू दिस। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एटम का सिंबल दे दिया हो तो एटम के सिंबल के ऊपर से आपको पता चल सकता है कि कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ओके, चलिए इसके लिए फाइंड आउट करो। हीलियम के लिए He24, बोलो भाई, हीलियम He24 क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? डन है? ओके, यूरेनियम 92 235, पीबी 82 206। चलिए कैलकुलेट करेंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन 92 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 92 है क्योंकि यहां पे ये एटम को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 235 माइनस 92, तो ये सब्सट्रैक्ट करोगे आप, ये हो जाएगा 143 न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? इसी तरह से इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 82, इलेक्ट्रॉन है 82 और न्यूट्रॉन, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट किया, कितना आने वाला है? वो आने वाला है 124। क्लियर है? समझ में आया? What about when we have the ions?
अगर आयन हो तो कैसे होगा, आइए चलिए उसको समझते हैं। हमने अभी एग्जांपल लिया सोडियम का, उसी में थोड़ा सा देखते हैं। सोडियम 1123 प्लस 1, सोडियम 1123 प्लस 1, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? तो कि यहां पे आपको दिख रहा है सोडियम ने कौन सा चार्ज बनाया है, सोडियम ने चार्ज बनाया पॉजिटिव। व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन? अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी तो जाके वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। नाउ एज यू कैन सी हियर, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से, प्रोटॉन की जो वैल्यू है उसमें से कम हो रहा है। सो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। समझ में आ रहा है? जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो वह एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, अब +2 बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एग्जांपल मैग्नीशियम 12 24 प्लस 2। okay, how many protons, how many electrons, how many neutrons? So proton is equal to 12, neutron is 24 minus 12 is equal to 12, and electron, because it is making positive 2 charge, इसका मतलब ये होने वाला है क्या? ये होने वाला है 12 minus 2 is equal to 10। क्लियर है? समझ में आ रहा है? What about negative charge? When atom makes negative charge, it will gain electron depending upon the charge। एक माइनस है, 2 माइनस है, 3 माइनस है, क्या है उसके ऊपर से। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रोटॉन माइनस द चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन माइनस द चार्ज, ओके, दैट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर हमारे पास है F 9 19 माइनस 1, चलिए इलेक्ट्रॉन ढूंढो, फटाफट कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखना जरूरी है, कमेंट में लिखना जरूरी है, कमेंट में लिखना जरूरी है। इसको इधर कैसे लाते हैं? इधर लाएंगे, चलिए बाद में, यहाँ पे आ जाना चाहिए ना। हाँ, ओके। प्रोटॉन कितना है? 9 है। न्यूट्रॉन कितना है? 10 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है। बराबर? समझ में आ रहा है? क्लोरीन 1737 माइनस 1, सो प्रोटॉन कितने हैं? वो है 17। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है 37 माइनस 17 इज इक्वल टू 20, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17, उसमें एक चार्ज को माइनस कर दिया तो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? ओके, बराबर है। तो यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये एटम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया। समझ में आया आपको सब कुछ? क्लियर है? ओके, तो लाइक तो बनता है। क्लियर है सबको? डन है? एनी डाउट्स इनटू दिस? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। आइसोटोप मतलब प्रोटॉन सेम, आइसोबार मतलब एटॉमिक वेट सेम, एंड आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन सेम। ओके, आइसोटोप का मतलब क्या है समझते हैं? आइसोटोप का मतलब क्या है? अगर दो स्पीशीज ऐसी हैं, अगर दो स्पीशीज ऐसी है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ओके, दो स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, या फिर ऐसा कह लो, ध्यान से देखो, अगर प्रोटॉन सेम है इसका मतलब कि Z सेम है, Z मतलब हमारा एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन अलग है ना भाई, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी अलग होगा। प्रोटॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अलग है, इसका मतलब होगा कि A मतलब कि एटॉमिक मास वो डिफरेंट होगा। सो दैट आल्सो कैन बी द डेफिनेशन। इफ टू स्पीशीज हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे आर नोन एज आइसोटोप। क्या कहेंगे उसे? आइसोटोप। आइसोटोप स्पीशीज का मतलब यह होता है कि उसमें एटॉमिक नंबर
सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट, प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट। तो यहां पे हमारे पास है हाइड्रोजन H11, H12 और H13। क्लियर है? व्हाट डू वी कॉल दीज? These are isotopes of hydrogen. This is protium, protium. This is deuterium. This is tritium. Protium, deuterium, tritium. समझ में आ रहा है? देखो देखो देखो, प्रोटॉन एक एक एक, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें है 0, 1 और 2। इसे कहते हैं आइसोटोप। ओके, कार्बन के आइसोटोप लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, कार्बन 612, कार्बन 614, they are isotopes of each other. Chlorine 1735 and chlorine 1737, 1735, 1737, they are isotopes of each other. Uranium बहुत ही famous, uranium 92, 235 and uranium 92, 238. What are these? These are isotopes of each other. Proton same है, neutron different, atomic number same है, लेकिन atomic mass क्या है? Different. Clear है? Okay. Isobar weight same होता है, और वेट मतलब एटॉमिक वेट। सो एटॉमिक वेट यहां पे सेम है, मतलब कि ए सेम है। इट कुड बी प्रोटॉन डिफरेंट बट न्यूट्रॉन इज आल्सो डिफरेंट। प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग है, प्रोटॉन भी अलग है, न्यूट्रॉन भी अलग, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है? सेम। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास जो है वो सेम है, एलिमेंट अलग है, एलिमेंट अलग है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? वो सेम। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आर्गन 1840 एंड कैल्शियम 2040। ओके, क्या है? आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? वो सिमिलर है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, इन स्पीशीज को हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे आइसोबार। क्या कहेंगे आप? आइसोबार। क्लियर है? डन है? समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन 14 है, जो देखो अभी हमने देखा कार्बन 14 है, C614 एंड नाइट्रोजन 714। क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे आइसोबार एक दूसरे के। क्या कहलाएंगे? आइसोबार। आइसोबार का मतलब प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? वो है सेम। क्लियर है? ओके, आइसोटोप न्यूट्रॉन से। क्या है? न्यूट्रॉन से। अब देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मेरे पास है पोटेशियम 1939 एंड हमारे पास है कैल्शियम 2040, कितने न्यूट्रॉन है? देखो, 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20 एंड 40 माइनस 20 इज इक्वल टू व्हाट? 20। 20 न्यूट्रॉन इन दिस वन, 20 न्यूट्रॉन इनटू दिस वन, मतलब कि न्यूट्रॉन सेम है, उसे कहते हैं आइसोटोन। क्या कहते हैं? आइसोटोन। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हो आप? न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हो? बताओ बताओ बताओ। हाँ, A माइनस जेड, तो आप कह सकते हैं A माइनस जेड सेम। क्या है? A माइनस जेड सेम। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल ये देखो, अपने अभी ट्रीटियम लिया था, ट्रीटियम देखो, है ना, और He24, गिनो 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 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है। यहां पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइसोटोन्स। ओके, क्लियर है? एक बहुत ही मस्त दूसरा डेफिनेशन देता, आइसो डायाफर्स। आइसो डायाफर्स। एक और आगे आइजोस्टर सीखेंगे, आइजोस्टर्स। आइजोस्टर इज डिफरेंट। आइजोस्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो उसकी बात करेंगे आगे, आइजोस्टर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। पर अभी वर्ड याद रखना, कभी आ जाए तो, बराबर है? जैसे एग्जांपल कि भाई एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है 3, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, वो होगा आइजोस्टर। क्या होगा? आइजोस्टर। अच्छा, आइसोडायाफर्स क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हैं कि आइसोस डायाफर्स में, डायपर नहीं है, आइसोडायाफर्स है, आइसोडायाफर्स में सेम
आइसोटोपिक एक्सेस होता है। सेम आइसोटोपिक एक्सेस मतलब, आइसोटोपिक एक्सेस का मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज सेम। अगर न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का डिफरेंस लिया जाए, बहुत सिंपल है, if you take the difference between neutron and proton, the number of neutron minus number of proton, that is same. Okay, एक और देखो, न्यूट्रॉन मतलब a माइनस जेड, और प्रोटॉन ऑलरेडी जेड होता है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये हो गया a माइनस टू जेड इज सेम, a माइनस टू जेड इज सेम। आइसोडायाफर्स में सेम आइसोटोपिक एक्सेस होता है। एग्जाम्पल लेते हैं वापस, ट्रीटियम का एग्जाम्पल, चलो H13 लिया हमने, H13, और हम लेते हैं सोडियम का एग्जाम्पल 1123, बराबर। हाँ देखो, चेक करो आइसोडायाफर्स है कि नहीं, देखो देखो देखो, चेक करो। न्यूट्रॉन कितने हैं? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, न्यूट्रॉन हो गए 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू 1। यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 माइनस प्रोटॉन विच इज 11, सो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम आइसोटोपिक एक्सेस है, सेम आइसोटोपिक एक्सेस a माइनस टू जेड, अगर सेम है तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आइसोडायाफर्स। ओके, क्लियर है? और इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन लेते हैं, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बराबर है? थोड़ा आपको एनर्जीज देते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कॉम्प्रिहेंसिव शुरू करते हैं। अभी डेफिनेशन का माहौल चल रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन सेम है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नया है। दिख रहा है आपको? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन सेम होने वाले। अगर हमारे पास है फ्लोरीन 9 19 माइनस 1, और अभी हमने देखा ना सोडियम 11 23 प्लस 1, बराबर, और बीच में एक डाल देता हूं मैं नियॉन 10 20। चलिए कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर है, कितने हैं इसमें? कितने हैं? 9 प्लस 1, इधर 10 का 10, इधर 11 माइनस 1, सो इसका मतलब यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। इन सब्सटेंसेस को हम कहेंगे आइसोडायाफर्स। क्या कहेंगे? आइसोडायाफर्स, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, आइसोडायाफर्स तो आगे था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे इसे। 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं, Cl माइनस 1 1735, आर्गन 1840, और हमारे पास है पोटेशियम 1939 प्लस 1, सो यहां पे 17 प्लस 1 18, 18, और यहां पे 19 माइनस 1, तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे भी 18 इलेक्ट्रॉन, बराबर के नहीं? चल क्लियर है? ऐसे ही लाइन कर दिया मैंने। ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्लियर हो रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंसेस? जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखना चाहते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में आपको एटम के अंदर रहे हुए कंपोनेंट्स के बारे में समझाता है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढा, पहला टॉपिक ही है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि आपने इलेक्ट्रॉन को कैसे बोला कि इधर आया, तू कौन है? अच्छा तू इलेक्ट्रॉन है, अच्छा। हाँ, प्रोटॉन, हाँ, किसने किसने ढूंढा? इलेक्ट्रॉन ढूंढने का काम किसने किया भैया? लोग अलग अलग मान्यताएं बनाते हैं, बराबर है। थॉमसन, थॉमसन नाम के साइंटिस्ट के लिए यह कहा जाता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ढूंढा, बराबर। इसके पहले जहां पे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे दूसरे जो साइंटिस्ट थे, लेकिन जहां पे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई वो है फैराडे, माइकल फैराडे।
नाम है उसका माइकल फैराडे। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके पहले भी बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके कंटेम्पररी साइंटिस्ट। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले, इलेक्ट्रॉन का पहले नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन का नाम पहले क्या था? उसका नाम था, यस, कुछ लोगों को पता होगा, कैथोड रेस कहते थे। लेकिन 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 उसके उसके बाद उसको एक और नाम मिला था जिसका नाम था नेगेट्रॉन। नेगेट्रॉन, और नेगेट्रॉन था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन नाम किस साइंटिस्ट ने दिया? तो साइंटिस्ट का नाम है स्टोनी। स्टोनी, स्टार्क वाला नहीं है, स्टोनी, बराबर है। हाँ, माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, वैसे दूसरे भी काफी सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। फैराडे बहुत मजेदार आदमी था। उसने बोला सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? बोले हाँ। बोले लिक्विड में से होता है? बोले हाँ। गैस में से होता है? बोले चेक करते हैं। और उन्होंने चेक किया और एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा का पूरा किया, जिसे हम कहेंगे CRT। CRT एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को समझते समझते, जानते जानते, पहचानते पहचानते, भाई साहब जो है ना थॉमसन, उसको बल्ब जला के वाह 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 वाह, ये तो वाह वाह, ये तो इलेक्ट्रॉन है भाई। क्लियर है? और फिर अलग अलग इस तरह से नाम आया। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन किसने ढूंढा? प्रोटॉन। प्रोटॉन को एनोड रेस भी नाम देते थे। प्रोटॉन को ढूंढा है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। और न्यूट्रॉन को किसने फाइंड आउट किया? शैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन को फाइंड आउट किया। ओके, क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा माइकल फैराडे का विजन। माइकल क्या कहता था? माइकल कहता था देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंसेस होते हैं। हम लोग 12th में आएंगे, मजा करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सीखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, कि सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। वो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द सब्सटेंस when electricity is passed from that conducts the electricity, that's known as electrolyte substance। वो आयंस जनरेट करेगा, और जो आयंस जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उसके अंदर से। उस सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ओके, जो आयंस बनाएगा ऐसे कंपोनेंट को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। माइकल फैराडे से समझा रहा था। क्लियर है? सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कर्टसी थ्री इडियट्स प्रैक्टिकली समझाया। समझ में आ रहा है? थ्री इडियट्स में। हाँ, सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। हाँ, अगर मेटल कंडक्टर हो तो पास हो सकता है। अगर सॉल्यूशन है, आयंस बन रहे हैं, तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। फैराडे ने सोचा क्या ऐसा हो सकता है? दूसरे भी काफी साइंटिस्ट है, उन्होंने सोचा क्या गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाया, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट ही कर सकते थे। क्लियर है? आइए, तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक ट्यूब बनाते हैं, एक छोटा सा ट्यूब, जिसे हम कहेंगे कैथोड रे ट्यूब। क्लियर है? यहां एंट्री करते हैं, बराबर है, और यहां पे एनोड रखते हैं। इस साइड है क्या, वो आप जो भी अलग अलग तरह का डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट बेसिक डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके समझने के लिए। यहाँ पे आपके पास है कैथोड, यहाँ पे हमारे पास है एनोड, जिक 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 जिक, और यहाँ पे हमने परफोरेटेड स्क्रीन रखा है। इसको पीछे भी रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन भी रख सकते हैं, राइट। इसको वैक्यूम पंप के साथ जोड़ सकते हैं, वो तो बाद में आइडिया आया था कि भाई वैक्यूम पंप डालते हैं। ओके, देखो कहानी क्या है समझाता हूं। कहानी क्या है इसकी? कहानी क्या है? कहानी ये है, ये एक छोटा सा ट्यूब लिया हमने, और उस छोटे से ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया। क्या किया हमने? वैक्यूम क्रिएट किया, बराबर। इधर कैथोड और इधर एनोड को फिक्स कर दिया, और यहां पे हमने बैटरी को जोड़ा। ओके, अब बैटरी का नेगेटिव एंड और बैटरी का पॉजिटिव एंड यहां पे है, बराबर। और क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी पुश करेगा अंदर। क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पुश करेगा। ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स
अभी उसको उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन उन्हें कुछ पुश कर रहा है यहाँ पे। उन्होंने देखा कि जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इधर इस ट्यूब के साथ जोड़ा जाता है, समथिंग इज हैपनिंग। बीच में जो कंपोनेंट, उसका शैडो भी क्रिएट हो सकता है, वो आगे हम आगे भी जाके पता चला मैं। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ तो हो रहा है, यहां से कुछ पार्टिकल्स यहां पे आ रहे हैं, जिसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड का फॉस्फ्लोरेसेंट, क्या 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 फॉस्फ्लोरेसेंट पर्दा यहां पे रखा। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसेंट? फ्लोरोसेंट एंड फॉस्फ्लोरेसेंस क्या होता है? बेसिकली उन दोनों का काम एक है, लेकिन समय अलग अलग है। फ्लोरोसेंस का मतलब या फ्लोरोसेंट कंपोनेंट का मतलब यह होता है, जैसे उसके ऊपर लाइट गिरा वहां से कलर एमिट हुआ, जैसे उसके ऊपर कलर गिरा एमिट हुआ, कलर गिरा एमिट हुआ, उसे कहते हैं फ्लोरोसेंस, या उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। और अगर अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो कि जब लाइट गिरा और फिर एमिशन थोड़ी देर बाद हो रहा है, तो उसे कहते हैं फॉस्फ्लोरेसेंट या फॉस्फ्लोरेसेंस। ओके, क्लियर है? कोई चीज अगर आपके आसपास ग्रीन कलर का देख लो, रेड कलर का देख लो, लाइट उसके ऊपर गिरा और वहां से लाइट एमिट हुआ, आपको कलर दिखा रेड कलर का, यस और नो? पूरा अंधेरा कर दो, रात को 3 बजे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, तो क्या वो वही लाल चीज, वही रेड ऑब्जेक्ट, क्या आपको रेड कलर का दिखेगा? सारे लाइट्स बंद है, कहीं से एक कतरा भी लाइट का नहीं आ रहा है, तो वो आपको किस कलर का दिखेगा? वो आपको ब्लैक ही दिखेगा। लेकिन जैसे लाइट चालू किया टिचुक, तो आपको लाल कलर दिखाई देगा वापस। वो लाल कलर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जैसे ही लाइट उसके ऊपर गिरता है, वैसे ही जनरेट होता है फ्लोरोसेंस। गिरा, अब्जॉर्प्शन एमिशन होगा, अब्जॉर्प्शन एमिशन और फ्लोरोसेंस। और अगर आपने देखा हो कि हाईवे पे छोटे छोटे वो रेडियम प्लेट्स रखे होते हैं, देखा है ना आपने? क्लियर है? सो इट अब्जॉर्ब्स द लाइट, एमिट्स द लाइट, अब्जॉर्ब्स द लाइट, एमिट्स द लाइट, बट वहां पे गैप थोड़ा ज्यादा है, टाइम गैप थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइटली हायर, एनर्जी ज्यादा अब्जॉर्ब करता है वो, और फिर धीरे धीरे वो एमिट करता है, एंड दैट इज फॉस्फ्लोरेसेंस इन नेचर। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? इट अब्सॉर्ब्स द लाइट इन द डे एंड एमिट्स द लाइट इन द नाइट, है ना, हमें रास्ता दिखाने के लिए। यस और नो? क्लियर? कितना मजा आता है या? तो फ्लोरोसेंट एंड फॉस्फ्लोरेसेंट जो है वो स्क्रीन यहां पे रखा गया है जिंक सल्फाइड का, ZnS का। ओके, हमने सोचा समथिंग इज हैपनिंग, तो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे वो पार्टिकल आएगा, टकराएगा, इम्पिंग होगा वहां पे, तो वहां पे आपको छोटा सा लाइट दिखाई देगा, और ऐसा हुआ, हमें वहां पे लाइट दिखाई दिया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि सम पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू, यस, एनोड। और उन पार्टिकल्स को, उन रेस को उस टाइम पे नाम दिया गया कैथोड रेस। अब सबने सोचा मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द कैथोड, इट इज बिकॉज ऑफ द कैथोड। ओके, तो हमने क्या किया? कैथोड अगर मान लो ग्रेफाइट क्या लिया हो, उसको चेंज करके स्टील का कर दिया, दूसरे मेटल का कर दिया, ऑल टुगेदर पूरा का पूरा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे जो गैस इनसाइड था, वैक्यूम पंप से तो हमने बाद में कनेक्ट किया, लेकिन पहले थोड़ा गैस था, उसको कम करने का ट्राई किया, कम करने का ट्राई किया, बहुत कम करने का ट्राई किया, गायब करने का ट्राई, मतलब वैक्यूम कर दिया पूरा का पूरा, फिर भी पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं। फिर हमने सोचा माइट बी बिकॉज ऑफ द ट्यूब, है, ट्यूब की वजह से शायद हो रहा हो, तो ट्यूब के मटेरियल को भी चेंज किया, एंड देन वी अंडरस्टूड नथिंग इज हैपनिंग। पार्टिकल्स तो उतने ही आ रहे हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वॉट एवर द कैथोड्स मटीरियल में बी, इट इज गोइंग टू एमिट, इट इज गोइंग टू एमिट कैथोड रेस। समझ में आ रहा है? व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? यू नो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? अगर हम लोग वो जो सिरेमिक सब्सटेंस होता है, सिरेमिक सब्सटेंस, क्लियर है, उसको फर्क के साथ हम लोग अगर घिसे, बराबर, तो वहां पे क्या होता है? अब कभी कई बार प्लास्टिक में होता है ना,
कि प्लास्टिक पे बैठे हैं आप, काफी देर तक अपने कपड़े उस तरह के पहने हैं, क्लियर है, कि जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है, बराबर है। आप कभी कभी लिफ्ट में जा रहे हैं, कहीं पे किसी को टच किया तो वो करंट आता है, क्लियर है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। उस टाइम पे नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उस टाइम पे कैथोड में से निकलने वाले रेस को उन्होंने क्या कहा, कैथोड रेस कहा। क्या कहा, कैथोड रेस कहा। ओके, क्लियर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा कंपोनेंट है, मतलब कि हम लोग बात करें कैथोड रेस की, क्लियर है, वो जैसे ही कैथोड से निकलते हैं, वो जैसे ही आ गया इधर कैथोड से निकलते हैं, वो डायरेक्टली सामने सीधी लाइन में एनोड की ओर जाते हैं। okay, they are coming from the cathode and moving towards anode, और वो सीधी लाइन में पास होते हैं। कैथोड से निकले, सीधी लाइन में वो एनोड को मिले। यहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। उन्होंने क्या किया था, ये जो कैथोड और एनोड दिख रहा है, तो बीच में छोटा सा होल कर दिया, यहां पे फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड का, जिससे उनको पता चल गया कि यहां पे पार्टिकल कैथोड से एनोड जा रहा है। ओके, क्लियर है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो अपना ट्यूब है, ये ट्यूब है मान लो, तो ट्यूब के ऊपर और नीचे अलग अलग प्लेट रखे। यहां पे एक प्लेट रखा, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और यहां पे ऊपर एक प्लेट रखा जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो पता चला कि जो भी कैथोड रेस पास हो रहे हैं, वो धीरे 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 पॉजिटिव प्लेट की ऊपर, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, वो ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यस, सो डिफ्लेक्शन क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की ओर हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लियर है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, सीधा सीधा पास हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, क्लियर है। डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, मतलब वो खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आ रहा है। यहां पे जो कैथोड रेज हमने बनाए, मतलब जो कैथोड से निकले, वो ना कैथोड के मटेरियल को चेंज करने से चेंज हो रहे हैं, ना वो चेंज हो रहे हैं बेस्ड अपॉन द मटेरियल ऑफ द ट्यूब, ना अंदर से गैस को निकालने पर चेंज हो रहे हैं। मतलब के कैथोड रेज या जो भी यहां पे है, वो एक्चुअल में किसी एटम का, कोई भी एटम का पार्ट होने वाला है, इसलिए इसको कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। समझ में आ रहा है। फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया कैथोड रेस को, और कैथोड रेस के बारे में फिर और डिटेल में स्टडी किया गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। सो यहां पे कैथोड रे ट्यूब CRT, अलग अलग पुराने टीवीज में ये CRT भी यूज होता था, कैथोड रे ट्यूब यूज होता था। तो वहां पे जो इंपिंग होते पार्टिकल है, दे नथिंग एल्स, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कैथोड रे है वो जिसको बाद में हमने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना, नेगेट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक मस्त एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, और ये होने वाला है आपका थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके E/m, मतलब के चार्ज अपॉन मास का रेशियो ढूंढा। अब ये जो उसने वैल्यू ढूंढा, पहले मैं वैल्यू बता देता हूं, 1.17588 इंटू 10⁻11 कुलम्स पर किलोग्राम, बराबर है 1.75882, राइट। ठीक है, वैल्यू ठीक है, लेकिन कैसे ढूंढा था, आइए, बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, बहुत मजा आएगा। कैथोड रे ट्यूब में से पता चला कि ये कोई कैथोड पार्टिकल है, और इससे पता चला कि चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या है। ओके, आइए देखते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपके पास एनसीईआरटी में कोई भी बुक में इसका डायग्राम होगा, सो जस्ट फोकस करो यहां पे। सबसे पहले एक छोटा प्लेट और एक बड़ा प्लेट ड्रॉ करते हैं। लेट्स कॉल दिस एज द कैथोड प्लेट। ये कैथोड प्लेट है,
और ये जो है वो एनोड प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, बराबर है। इन दोनों प्लेट को हमने जोड़ा है इलेक्ट्रिसिटी से। सो यहां पे कैथोड, सो नेगेटिवली चार्ज, बराबर, और यहां पे पॉजिटिवली चार्ज। इसको एक एनकैप्सुलेटेड कंटेनर में रखा गया, समथिंग लाइक दिस, बराबर है। और फिर आगे ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा होगा। ओके, यहां पे हम लोग दो तरह के फील्ड अप्लाई करने वाले हैं। अब उसकी बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग यहां पे कैथोड और एनोड का डिस्कशन करते हैं। कैथोड और एनोड, यहां पे छोटा सा होल बनाया, यहां पे छोटा सा होल बनाया। सो यहां से जब इसको जोड़ा होगा, यहां पे इस साइड से जब हमने इसको जोड़ा यहां से, तो क्या होगा, यहां नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, इस तरफ जाएंगे, अब्सॉर्ब हो जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, अब्सॉर्ब हो जाएंगे, सीधे जाएंगे तभी पास होंगे। ये जो आपको दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिवली चार्ज प्लेट मतलब कैथोड रेस को एमिट करेगा। वो कैथोड रेस, बिकॉज देयर इज अ होल इन द सेंटर इन दिस प्लेट, वो सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, आगे हमने कहा वैसे, और यहां पे कहीं पे इंपिंग होगा। यहां पे ऑब्वियसली क्या रखा होगा, यहां पे रखा होगा जिंक सल्फाइड, दिख रहा है आपको? हाँ, ये क्या है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड। सो जैसे ही वो इंपिंग करेगा यहां पे आपको ग्रीनिश कंपोनेंट दिखाई देगा, वहां पे टकराएगा तब ग्रीनिश लाइट जैसा होगा, बराबर है। सो वी विल नो कि कैथोड रे यहां से सीधा सीधा यहां तक पहुंचा है। क्लियर है? नाउ समझो ध्यान से। अब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। सो यहां पे एक प्लेट रख रहा हूं मैं, ये ऊपर प्लेट, और ये जो प्लेट है वो नीचे वाला प्लेट। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने अप्लाई किया, इसके साथ बैटरी को जोड़ा गया है, इसके साथ बैटरी को जोड़ा गया है, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। हम यहां पे ऊपर की ओर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट रखेंगे और नीचे की ओर नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट रखेंगे। बाय डिफॉल्ट नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करता है, और पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बीच पे जो पास हो रहा है वो नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा। सो जैसे यहां से निकला, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, अब देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला 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 निकला, और फिर जैसे ही पॉजिटिव प्लेट आया वो ऊपर की ओर यहां पे कहीं पे टच करेगा। समझ में आ रहा है? वो सीधी ही लाइन में जो आ रहा था, लेकिन हमने ऊपर पॉजिटिव प्लेट रखा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हुआ, राइट। सो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? बराबर। सो मोशन चेंज हुआ, डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये यहां से जाएगा, आया 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 आया, और फिर वो ऊपर की ओर जाएगा, बराबर। अब कैथोड रेज जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो आपने देखा होगा एक डायग्राम दिया, सर्कुलर, सर्कुलर पीछे, सर्कुलर आगे। अब ये 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल, इसलिए समझ लो यहां पे ये यहां से यहां की ओर, बराबर, 3 डायमेंशनल डायग्राम है इसलिए। सो यहां पे अब एनसीईआरटी में यहां पे लिखा है साउथ और यहां पे लिखा है नॉर्थ, पर यहां पे एक्चुअली नॉर्थ आएगा और यहां पे क्या आएगा, साउथ आएगा। ओके, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब आपकी ओर अगर है तो वाई एक्सिस ये हुआ और जेड एक्सिस ये हुआ। इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक्स एक्सिस में, बराबर। इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां है? वाई एक्सिस में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस में है। आई होप कि आपको बराबर दिख पा रहा होगा, या आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के डायग्राम को आप देख सकते हैं, या कोई भी टेक्स्ट बुक के डायग्राम को देख सकते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ओके, अब डायग्राम को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने अप्लाई किया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने अप्लाई किया, यहां पे नॉर्थ यहां पे साउथ, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से डिफ्लेक्ट होगा। कौन सी जगह पे
डिफ्लेक्ट होगा। तो हमने यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ रखा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो, और ये परपेंडिकुलर है, तो वो इसको नीचे की ओर खींचेगा। बराबर है? मतलब ये जो ऊपर की ओर जा रहा था, ये जो ऊपर की ओर जा रहा था, उसको ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर खींचेगा, थोड़ा और नीचे लाएगा, थोड़ा और नीचे लाएगा, थोड़ा और नीचे लाएगा और लास्ट में यहां पे लाएगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है? देखो, दोनों चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को चेंज कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की ओर अट्रैक्शन दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर अट्रैक्शन को दिखा रहा है। हमने क्या किया? हमने ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया कि दोनों के दोनों हो जाएंगे इक्वल। ओके? और दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कोई डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, उतना ही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर लगा रहा है। चलिए, ये प्रैक्टिकल। अब वैल्यूज की बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिकल क्लियर हो रहा है? ओके, वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप पॉज कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं, वापस इसको देख सकते हैं। क्लियर है? इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है ये आपके लिए। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ डिड ही, थॉमसन फाउंड आउट E by M। ये कैसे ढूंढा उसने? चलिए उस डिस्कशन को बताता हूं मैं। यहां पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, दो I'll give you a better idea of calculation as well। ओके, चलिए फोकस करते हैं यहां पे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना लग रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? सो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन के मोशन के परपेंडिकुलर है, एंड दैट इज गोइंग टू बी E मल्टीप्लाई बाय E। E पोटेंशियल वैल्यू, E स्मॉल e जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है E V इंटू बी। मोशन में है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय उसका मैग्नेटिज्म, मतलब जो अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ओके, ये दोनों क्या होने वाले हैं? यस, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। जब इलेक्ट्रॉन सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, लेकिन फिर भी देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल है। ये कहां फोर्स लगा रहा था? ऊपर की ओर। ये कहां फोर्स लगा रहा था? नीचे की ओर। पर इलेक्ट्रॉन तो सीधा ही जा रहा है, मतलब E इज इक्वल टू E V B। E कैंसिल कर दो तो इसके ऊपर से आपको V मिल जाएगा। V इज इक्वल टू E बाय B। इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए अब देखो यहां पे जो प्लेट ऊपर रखा हमने, लेट्स कॉल इट इलेक्ट्रिकल प्लेट। ये इलेक्ट्रिकल प्लेट पहला वाला पॉजिटिव वाला, ये नीचे नेगेटिव वाला। अब मान लो कि इसका जो डिस्टेंस है वो है x। डिस्टेंस क्या है? x। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे सेंटर में आया, यहां से आया और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में एंटर हुआ, मान लो कि उसका वेलोसिटी है v। बराबर? जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, या सिर्फ और सिर्फ कोई फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ कैथोड रेज आगे बढ़ रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो इतना। ये डिस्टेंस कितना है? तो कि वो है x। कितने टाइम में करेगा? मान लो कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये जो x डिस्टेंस है उसके लिए टाइम लगता है t। तो हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू x बाय टी। इजी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? x बाय टी। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई हो रहा है,
ये तो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहा है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, यहां तक पहुंच रहा है। लेकिन जब वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास हो रहा है, सो उसका वाई कंपोनेंट बनेगा, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। जब हम उसको मॉनिटर कर रहे होंगे तो हम लोग यहां पे ये जो सेगमेंट है उसको भी ढूंढ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब हम देख रहे होंगे, बराबर है, तो हम उस सेगमेंट में कितना ऊपर जा रहा है देख सकते हैं कि नहीं। ये देखो यहाँ पे ऊपर गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं कि नहीं हम लोग, तो यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा आपका वाई कंपोनेंट। ओके, वाई कंपोनेंट समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब प्लेट के अंदर ऐड हुआ और इलेक्ट्रिकल फील्ड ही अप्लाई हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव होगा, और स्ट्रेट मोशन और अपवर्ड मोशन के सेगमेंट को, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वाई। अगर इलेक्ट्रॉन जब इसमें एंटर हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिकल कितना लग रहा है, देखिए भाई वो लग रहा है ई, वो कितना लग रहा है ई, और फोर्स इज इक्वल टू, फिजिक्स क्या कहता है भाई, चिल्ला चिल्ला के क्या कहता है, एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई। सो भाई इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन क्या होगा, ई बाय एम। खो मत जाना, मेरे साथ रहना। फोर्स लग रहा है जब वो अंदर की ओर आया, एम ए, और ये फोर्स एम ए इज इक्वल टू ई, तो ए फॉर एक्सेलरेशन क्या है, वो है ई बाय एम। इस एक्सेलरेशन की वजह से वाई कंपोनेंट बना है। जब एंटर हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, तो इनिशियल वाई कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट था। वाई कंपोनेंट अंदर आने के बाद डेवलप हुआ है। सो वाई अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल मोशन हाफ ए टी स्क्वायर होता है, सुना है आपने, हाँ, हाफ ए टी स्क्वायर। चलो टी इधर से लेंगे और ए इधर से लेंगे। चलो y जो कि ढूंढा जा सकता है 1/2, ए की जगह पे आएगा ई बाय एम, यह है एक्सेलरेशन, और t की जगह पे क्या आएगा, t की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए, अपॉन v स्क्वायर। मेहनत किया आपने, चलिए आंसर आया आपका। यहां पे E बाय एम इज इक्वल टू व्हाट, बताओ बताओ बताओ, E बाय एम इज इक्वल टू 2, सामने गया, y सामने गया, v स्क्वायर है सामने गया, अपॉन 2 y, ये तो m E बाय एम है, ये हमें ढूंढना है, v स्क्वायर 2y v स्क्वायर अपॉन e x स्क्वायर। अभी आगे हमने एक इक्वेशन लिखा, क्या इक्वेशन लिखा, v का इक्वेशन है E बाय बी, इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। चलो कंपेयर करते हैं, तो E बाय एम इज इक्वल टू 2y E बाय बी का होल स्क्वायर, और नीचे है E इंटू एक्स स्क्वायर, एक एक ई कैंसिल हो गया, सो ई बाय एम 2y e अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑल द वैल्यूज ऑन द राइट साइड आर नोन। जो इलेक्ट्रॉन के लिए y ढूंढ लिया हमने, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, E क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और x तो अपना जो प्लेट है उसका डिस्टेंस है। तो इसके ऊपर से आपको चार्ज अपॉन मास का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। तो आइए यहां तक रखते हैं आज के सेशन को। कैसा लगा आपको ये पहला सेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, और इस सेटअप में हमने काफी सारे चेंजेस किए हैं, कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट में जरूर बताएं। क्लियर है, आप हमें बताइए कि हम कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं
जेई मेंस 2022 के लिए हम लोग 2 साल के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट लाना चाहते हैं। जरूरत पड़ी तो और सेशंस ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? आपको और मजा आए इस तरह से हम लोग आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, तो सारे के सारे वीडियोस इस तरह के आपको सारे के सारे एक साथ मिलते जाएंगे। क्लियर है? जो भी इसमें आज सिखाया, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो प्लीज शेयर करो कमेंट के अंदर। आई ट्राई एंड नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं इसको पूरा का पूरा डाउट जो होगा उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? विद दिस वी एंड टुडेज सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।